नमस्कार बच्चियों, सिलेक्शन इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सिलेक्शन इंडिया की एक नई पहल जिसमें हम एक नया श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। और हमारी श्रृंखला में जो नया होगा वो ये होगा कि आप सभी को पता है कि हाल में युवा छात्रों ने आंदोलन मूवमेंट किया था सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने सरकार से जीत भी हासिल की थी और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई। और वो एग्ज़ाम के लिए हम जो आज पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी, जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, सभी एग्जाम में ये सब्जेक्ट मोस्टली पूछा ही जाता है। इससे निकलने वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम जीरो से लेकर के टॉप तक जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, हमारी कोशिश होगी हम हर एक क्वेश्चन को अपने लेक्चर्स के माध्यम से अटेम्प्ट कराएं आपको। बशर्त आपको हमारे साथ साथ बेहद अच्छे से मेहनत करनी होगी, अपना ईमानदारी से 100% देना होगा। लापरवाही से काम चलने वाला नहीं है, बाद बाकी आप जानो जाने आपका काम। तो आज हम आपको नए पहल में पॉलिटी सब्जेक्ट को उठाएंगे, जो हर एक एग्जाम में एक महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको शुरुआती लेक्चर से, तो वो बताएंगे आपको शासन प्रणाली के बारे में, गवर्नेंस सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। शासन प्रणाली के बारे में पढ़ाएंगे। शासन प्रणाली में भी हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे जैसे संविधान के बारे में, संविधान के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। दूसरा जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम, उनमें कुछ जो सिद्धांत होते हैं, जैसे शक्तियों का पृथक्करण, ऐसे सिद्धांत को पढ़ाएंगे। जैसे शक्तियों का पृथक्करण, कुछ ऐसे सेपरेशन ऑफ थ्योरी को पढ़ाएंगे। फिर हम उसमें पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ाएंगे, संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ाएंगे। ये पार्लियामेंट सिस्टम है वो क्या है। उसके बाद हम आपको कुछ एक देशों में जैसे अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में भी बताएंगे अपनी शासन व्यवस्था में, शासन प्रणाली में। फिर संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताएंगे, संघात्मक प्रणाली या संघात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। फिर हम आपको डेमोक्रेसी पढ़ाएंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। मेरा कहने का मतलब अबाउट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन थ्योरी या पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर हम प्रेसिडेंसी सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। फिर हम आपको फेडरलिज्म के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाएंगे। और शासन प्रणाली में, या मैं बोल सकता हूं आपको ऑल ओवर जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है, इसमें जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न होगा वो बैक ईयर में जो आने वाले क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर में जो आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको आधार बनाते हुए नेक्स्ट जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं उन पर फोकस करते हुए हम आपको स्टडी कराएंगे। मेरा कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं बच्चों, हम उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्यूशन कराते रहेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको हमारे सिलेक्शन इंडिया के ही टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो सिलेक्शन इंडिया का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इन जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे वो प्रत्येक लेक्चर की लेक्चर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं तो उन 5 क्वेश्चन की आपको उसी लेक्चर वाइज पीडीएफ सिलेक्शन इंडिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दूसरी बात, हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि व्यक्ति लॉजिकली क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करे, रटने या पढ़ने पर उतना फोकस नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कराने पर ज़्यादा फोकस होगा, जो बेहद ज़रूरी है।
किसी भी एग्जाम को फाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम शासन प्रणाली के अंदर इन सब बातों पे बात करेंगे और हमारा जो फोकस होगा वो होगा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टडी की ओर, अपने लेक्चर की ओर, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यह पता होनी चाहिए संविधान जो है वो है क्या। संविधान जो है वो है क्या, तो सबको पता है इसका जो अंग्रेजी वर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द बना है वो कॉन्स्टिट्यूट करने पे बनता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करने पर बनता है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है बच्चों, बोल सकते हो द रूल ऑफ मेक, मतलब नियमों का बनना, इसे बोल सकते हो, क्या बोलोगे, नियमों का बनना। हमारा कहने का मतलब आपसे ये है कि नियमों को बना करके हम एक दस्तावेज जो तैयार करते हैं, नियमों को बना करके हम एक दस्तावेज जो तैयार करते हैं, वही दस्तावेज हमारा क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो रूल हैं वो जुड़े हुए किससे हैं। जो हम रूल को बना रहे हैं और उस रूल के दस्तावेज को बना रहे हैं, वो रूल आखिरकार जुड़े हुए किससे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो वो रूल हैं जिसके लिए हमने एक दस्तावेज तैयार किया है, वो समाज को संचालित करने वाले रूल हैं। तो ये रूल कौन से होंगे, ये रूल होंगे समाज को संचालित करने वाले रूल्स। अब समाज, अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए ना कि आखिरकार समाज को संचालित करने वाले जो रूल हैं वो कौन कौन से हैं। हो सकता है समाज को संचालित करने के लिए हमने शासन व्यवस्था को बड़े ही बेहद ढंग से बनाया हो। दूसरा जो पॉइंट होगा इसमें वो ये होगा दूसरा जो पॉइंट ये होगा कि जब हम उस दस्तावेज को बनाएंगे जो रूल का है, उसमें राज्य का स्वरूप कैसा हो, या राज्य के स्वरूप को तय करने वाले नियम लिख सकते हो। राज्य के जो दस्तावेज जो हम तैयार कर रहे हैं रूल्स का, वो किसके लिए कर रहे हैं, वो किसी एक समुदाय के लिए कर रहे हैं, किसी एक जनसंख्या के समूह के लिए कर रहे हैं, किसी एक राज्य के लिए कर रहे हैं, किसी एक कंट्री के लिए कर रहे हैं। तो हम अपने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो राज्य शब्द बोलते हैं बच्चों, तो वो राज्य शब्द जो होता है वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब जो रूल बनाएंगे उसमें ये तय होना चाहिए कि राज्य के स्वरूप को तय करने वाले नियम कैसे हों। तो राज्य के स्वरूप को तय करने वाले नियमों का दस्तावेज, समाज को संचालित करने वाले नियमों का दस्तावेज। नेक्स्ट, सरकार की प्रणाली को तय करने वाले नियमों का। अगला जो होगा वो सरकार की प्रणाली को तय करने वाले नियमों का दस्तावेज क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। या वह सभी से जुड़े हुए रूल होने चाहिए, या ऑल ओवर सभी से जुड़े, जिसमें सभी आने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ऑल ओवर, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे वो राज्य के स्वरूप से संबंधित हो, चाहे वो सरकार की प्रणाली को तय करने से संबंधित हो, चाहे वो ऑल ओवर सभी को मिला करके हो। तो बात ये आती है बच्चों कि आखिरकार संविधान होता क्या है। ये तो दस्तावेज की बात कर रहे हैं कि एक दस्तावेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। तो एक नॉर्मली अगर डेफिनेशन हम तैयार करें और आपसे बोलें तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे एक क्वेश्चन हम ये करते हैं, तो आपका सिंपल लैंग्वेज में एक जवाब होना चाहिए कि राज्य के स्वरूप को तय करने वाले दस्तावेज
जिसमें सरकारी की जो प्रणाली है वो समुचित, सरकार की जो प्रणाली है, पहला राज्य के स्वरूप को तैयार करने वाले दस्तावेज, दूसरा मैंने क्या लिखवाया था, सरकार की प्रणाली को तय करने वाले दस्तावेज, तीसरा मैंने क्या लिखवाया था कि सरकार की जो प्रणाली है उसको क्या करें, सुनिश्चित करें, या जो सरकार के अंग हैं बच्चे हो, क्या सरकार के जो अंग हैं उनको, उन अंगों को संबंधित करना, एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन को स्थापित करना या उनके संबंधों को निर्धारित करना। तो सरकार के अंग हैं उनको निर्धारित या सरकार के अंगों के संबंधों को निर्धारित करने वाले दस्तावेज। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सरकार की जो प्रणाली है उसको सुनिश्चित करने वाले नियम होने चाहिए। दूसरी बात, उनमें जो अंग है सरकार के, उनके संबंधों को निर्धारित करने वाले दस्तावेज होने चाहिए। अंततः आप ये भी कह सकते हो कि समाज की प्रकृति को तय करने वाले नियम, इसमें अंततः ये भी कह सकते हो कि समाज की प्रकृति, नेचर कैसा हो, प्रकृति को निर्धारित करने वाले नियम। मेरा कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिफाइन किया जाएगा उसका जो डिफाइन करने का तरीका होगा वो बहुत बड़ा व्यापक तरीका होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ये ध्यान रखना आप। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका जवाब होना चाहिए संविधान राज्य के स्वरूप को तय करने वाले दस्तावेज एवं सरकार की प्रणाली को सुनिश्चित करने वाले एवं उसके जो अंग होते हैं उनसे संबंधित उनके संबंध को निर्धारित करने वाला एवं समाज के नेचर को निर्धारित करने वाले जो रूल होते हैं उनके द्वारा बनाया गया जो दस्तावेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका जवाब होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द जस्ट लाइक सेटअप रूल। आपका जवाब होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द जस्ट लाइक सेटअप रूल्स। मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि संविधान नियमों का समुच्चय होता है, संविधान नियमों का समुच्चय होता है। अब ये सेट जिसे मैं समुच्चय की बात कर रहा हूं, कौन से समुच्चय के नियमों का वो होता है, तो मैंने आपको बताई थी राज्य के स्वरूप को तैयार करना, राज्य का स्वरूप तैयार करना। मेरा कहने का मतलब राज्य संसदीय प्रणाली का हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, या प्रेसिडेंशियल हो, या अध्यक्षीय प्रणाली हो। मेरा कहने का मतलब या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। दूसरा, सरकार की प्रणाली कैसी हो, तो सरकार की प्रणाली मेरा कहने का मतलब नेक्स्ट, समाज की प्रकृति कैसी हो, समाज बहु सांस्कृतिक होना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जो समाज की प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, वो कैसी हो, राज्य का स्वरूप कैसा हो, मतलब राज्य एक सेकंड दोस्तों, राज्य लोकतंत्र हो या राज्य राजतंत्र हो या राज्य धर्मतंत्र हो। यही मैं सरकार की बात करता हूं, तो सरकार का जो प्रणाली है वो संसदीय हो या फिर अध्यक्षीय हो। वही हम समाज के नैतिक की बात करते हैं, वही हम अगर समाज की नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो समाज बहुसांस्कृतिक हो या समाज धर्मनिरपेक्ष हो, समझ में आ रही नहीं आ रही, या समाज धर्म तंत्र वाला हो। तो इन सभी के समुच्चय को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आपको जब भी पढ़ना है रटना नहीं है, केवल बातों को समझना है। तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यदि पूछता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि
कि बच्चों हमारा जो फोकस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात पर फोकस होगा कि आखिरकार प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो हमने कई वर्ड आपको यहां पढ़ाए, आने वाले टाइम में ये सब वर्ड आएंगे। जैसे मैंने बहुत सांस्कृतिक वर्ड पढ़ाया, मैंने धर्म निरपेक्ष वर्ड पढ़ाया आपको, मैंने आपको धर्म तंत्र एक वर्ड पढ़ाया, मैंने आपको लोकतंत्र एक वर्ड अभी चर्चा में किया, मैंने आपको संसदीय प्रणाली एक शब्द यूज किया, मैंने आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली शब्द यूज किया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्दावली है, एक एक शब्दावली हमारे दिमाग में डिफाइन होनी चाहिए। जब आप इन शब्दावलियों को सॉल्व कर पाओगे तो क्वेश्चन और पॉलिटी के तैयार करने का जो तरीका होगा आपका बेहद सरल और सुलभ होगा। आप बेहद आसानी से सोच करके पॉलिटी का आंसर दे पाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कभी भी फंसोगे नहीं। हालांकि अभी हम इन पर बात नहीं करेंगे, हमारे आने वाली क्लास में एक एक टर्मिनोलॉजी को बड़े ही अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। अभी हमारा फोकस जो है वो शुरुआती, आज हम केवल इंट्रोडक्शन टाइप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन में केवल इंट्रोडक्शन हो, हमारा फोकस केवल स्टडी पर होगा। तो जिसमें हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि हमने कहा था कि हमारा फोकस जो होगा वो फोकस होगा कि प्रीवियस ईयर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को क्या बनाया जाए, आधार बनाया जाए। तो जैसे मान के चलिए प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, तो उसमें यह था कि कुछ विचारक व्यक्ति थे या विद्वान थे या समाजशास्त्री थे, इतिहासकार थे, लेखक थे बहुत सारे, और उनके द्वारा कहे हुए स्टेटमेंट को एग्जाम में पूछ लिया गया था, कई एग्जाम में पूछा गया था। तो जैसे कुछ व्यक्ति को पूछता है और उनसे जो संबद्ध जो विचार होते हैं बच्चों, उन विचारों को पूछ लेता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल देते हुए मैं आपसे ये बोलूं, रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन का विचार किसने दिया? रूल ऑफ लॉ, या ऐसे बोल सकते हो विधि का शासन। ये जो विचार था, स्टेटमेंट जो था, वो किसने दिया? इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लेगा। तब आपका इससे संबंधित व्यक्ति को आपसे पूछ लेगा, कई ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई विधि का शासन जो था वो विचार किसने दिया था। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये जवाब डायसी ने दिया था। नेक्स्ट ऐसे ही पूछ लेगा कि नरम राज्य की अवधारणा किसने दी थी? नरम राज्य, सॉफ्ट स्टेट, कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट, नरम राज्य की अवधारणा किसने दी? तब आपका जवाब होना चाहिए मिरडाल। मिरडाल की एक बुक थी जिसका नाम था एशियन ड्रामा, एक बुक थी जिसका नाम था मिरडाल की एशियन ड्रामा। ये सब एक एक पॉइंट को याद रखना। ये इनकी क्या थी? ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने बताया था कि नरम राज्य, कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट के बारे में इन्होंने बताया कि सॉफ्ट स्टेट आखिर कैसा होना चाहिए, जिसमें न केवल सरकार ही तानाशाह हो, उसमें सरकार और जनता के बीच एक बेहतरीन समन्वय होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए, जिससे न तो लोग अपने को शोषणात्मक स्थिति में समझे और ना ही सरकार किसी के प्रेशर से चलने को अपने में, दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे अन्य क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोला था कि भारत एक विफल राज्य है। वर्ष 2008 और 2009 में ये बड़े ही चर्चा में रहे थे, जिनका नाम था प्रिचार्ड। किसने दिया था ये? प्रिचार्ड। ये वर्ष 2008 और 2009 में बड़े ही चर्चा में रहे थे, जिन्होंने बोला था कि इंडिया इज ए फेलियरिंग स्टेट। उन्होंने ये बोला था कि भारत जो है परमाणु बम तो बना लेता है, भारत
परमाणु बम तो बना लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर सकता है, मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसे भी बेहतर तरीके से क्या करना जानता है, रेगुलेट करना जानता है, मुद्रा जो पॉलिसी है, मुद्रा नीति जो है। परंतु भारत स्वास्थ्य और शिक्षा पर कमजोर प्रतीत होता है, कमजोर दिखाई देता है, इसीलिए भारत एक विफल राज्य है। साफ बोला था कि वह परमाणु बम तो बना लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी रेगुलेट कर लेता है, परंतु स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। ये बात कही थी प्रचार्ट ने, ध्यान रखना। एक और हम जो जिन पर क्वेश्चन आज हम कराएंगे उनका नाम है ग्रेन बिले ऑस्टिन। इनसे संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए और आज ये हमारे चर्चा का विषय होंगे। ग्रेन बिले ऑस्टिन। ग्रेन बिले ऑस्टिन के बारे में अगर हम बच्चों पढ़ें तो ग्रेन बिले जो ऑस्टिन हैं उन्होंने ये कहा था कि भारतीय संविधान एक सफल संविधान है। इनका जो स्टेटमेंट था, जो कथन था, वो ये था कि भारतीय संविधान एक सफल संविधान है। जबकि भारतीय संविधान पर विभिन्न प्रकार के आक्षेप लगते रहते हैं। कई बार आक्षेप लगे हैं और कई लोग बोलते भी हैं आक्षेपों में कि ये बोलते हैं कि जो भारत का संविधान है इसमें विदेशी तत्व लिए गए हैं, यह भानुमति का कुनबा है। यहाँ तक ये भी बोल देते हैं कि यहाँ का ईंट वहाँ का रोड़ा है, यहाँ जोड़ा है वहाँ तोड़ा है। इस तरह की विचारधारा विभिन्न वैज्ञानिकों ने, मतलब विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने भारतीय संविधान पर दी थी। परंतु उन्हीं में से एक विद्वान थे ग्रेन बिले ऑस्टिन, जो अमेरिका के लेखक एवं इतिहासकार हैं। ये यूएसए के लेखक एवं इतिहासकार हैं। अब नहीं है दुनिया में, 2014 में इनका निधन हो गया था 87 साल की उम्र में। ये वॉशिंगटन, अमेरिका में जो वॉशिंगटन है वहाँ पर रहने वाले थे। तो इन्होंने ये बोला था कि वहीं कि जो भारतीय संविधान है वो एक सफल संविधान है। जबकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पर्सिवेल स्पर, एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था पर्सिवेल स्पीयर। पर्सिवेल स्पीयर ने ग्रेन बिले ऑस्टिन से पहले ये बोला था कि भारतीय संविधान एक असफल संविधान है। उनको क्या पता थी कि आने वाले समय में उनके जाने के बाद एक विद्वान और आएंगे जिनका नाम ग्रेन बिले ऑस्टिन होगा। वो मेरे करे कराए पर पानी फेर देंगे। भाई पानी फिरना ही हो गया। एक व्यक्ति कह रहा भारतीय संविधान क्या है, असफल संविधान है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब हर 50 तरह की कमियां निकाल रहा है एक व्यक्ति। उन पे उन्हीं के जले पे नमक छिड़क रहा है कौन, दूसरा व्यक्ति जो यूएसए के इतिहासकार एवं लेखक हैं ग्रेन बिले ऑस्टिन। वो बोलते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, एक सफल संविधान है। तो अब आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, ये एक यूएसए के कौन है, हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल। ध्यान रखना, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा था भारतीय संविधान एक सफल संविधान है। उस बुक का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपोर्टेंट बुक है, याद रखना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ये इनकी बुक थी, ये बड़ी फेमस बुक थी। ये इतनी फेमस बुक थी कि वर्ष 2000, ये जो राइटर थे वो इंग्लिश राइटर थे, ध्यान रखना, इंग्लिश भाषा में किताबें लिखते थे। तो ये इतनी फेमस बुक हुई थी कि वर्ष 2017 और 18 में
भारत में जो MHRD है, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में इस किताब का क्या करवाया था, अनुवाद करवाया था। और उस सफलता को देखते हुए ग्रेनविल ऑस्टिन को सम्मानित किया था। और उस सम्मानित में भारत का जो चौथा सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, जिसे हम बोलते हैं पद्म श्री, पद्म श्री से इनको क्या किया गया था, नवाजा गया था। तो इन्होंने कोई तो पॉइंट देखा होगा भारतीय संविधान में, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, एक सफल संविधान है। तो उसे हम बताते हैं आखिरकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्यों कहा कि भारत का संविधान एक सफल संविधान है। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये बताया था कि जो भारतीय संविधान है वो सीमन रहित संविधान है। मेरा कहने का मतलब भारतीय संविधान सीमलेस वेव है। इनके अनुसार बोला था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सीमलेस वेव। सीमलेस वेव मतलब सीमन रहित जाल है। मेरा कहने का मतलब इस तरीके से भारतीय संविधान को बुना गया है कि उसकी जो बुनावट है, उसकी जो बुनावट है वो दिखाई नहीं देती। ऐसे मजबूत वर्ड इसमें शामिल किए गए हैं जो रियल में कहां कब काम आ जाएं, रियल में दिखाई नहीं देते। जैसे अगर हम बात करें एकता, तो भारतीय के संविधान में क्या है, सीमा रहित ऐसा जाल जो हमें क्या ना दे, दिखाई ना दे, जिसकी बुनावट हमें दिखाई ना दे लेकिन बेहद शानदार तरीके से क्या है, बुना हुआ है। तो इसमें जैसे एकता है, अखंडता है और सहकारी संघवाद है। तो भारत में बहुत यूनियन है, सांस्कृतिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर भारत में एकता देखने को मिलती है। अखंडता है, आज़ादी से आज तक भी जब से संविधान लागू हुआ है भारत का कोई भी हिस्सा टूटकर कहीं अलग नहीं गया है। सहकारी संघवाद, हर एक काम बड़े कोऑपरेशन के साथ किया जाता है, केंद्र से लेकर के राज्यों से लेकर के स्थानीय स्तर की जो इकाइयां हैं वो मिलजुल करके विकास के कार्य को आपस में करती हैं। तो ये क्या है जो दिखाई नहीं देता भारतीय संविधान में। और इन्होंने ये बोला था कि भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बेहद शानदार है, जिसमें एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के धागे से ये बुनावट क्या है, पिरोई गई है। तो हम बात करें कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने साफ तौर पर बोला था कि भारतीय संविधान एक सफल संविधान है जो सीवन रहित जाल है, जो दिखाई ही नहीं देता, जिसमें एकता, अखंडता और सहकारी संघवाद के तत्व हमें दिखाई देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेनविले ऑस्टिन एक वो इतिहासकार हैं, वो विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर सबसे शानदार व्याख्या करने वाले थे। कौन थे ये? भारतीय संविधान की सबसे शानदार व्याख्या करने वाले विद्वान कौन थे? ग्रेनविले ऑस्टिन। इन्होंने कुछ बातें अपनी किताबों में लिखी, जिसके लिए फेमस हुए मैंने बताई, और जिसके लिए इनको क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब इन्होंने कहा क्या था, कैसे बताया कि भारतीय संविधान एक सफल संविधान है? तो इन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है उस संविधान में बहुमत की बजाय सर्वसम्मति के सिद्धांत को पाला गया है। उन्होंने ये बोला गया कि जब भारतीय संविधान बना था, संविधान का क्या हुआ था, निर्माण जब हुआ था, संविधान का निर्माण जब हुआ था तो वह बहुमत को ज्यादा यूज नहीं किया गया और सर्वसम्मति पर क्या दिया गया था? फोकस दिया गया था, कॉन्सेंस पर फोकस दिया गया था। जबकि लोकतंत्र देश की
एक सिद्धांत होता है लोकतंत्र का कि वहां बहुमत पर विशेष फोकस दिया जाता है, बहुमत को सर्वोच्च माना जाता है। ये आमतौर पर जब हम लोकतंत्र को बड़े ढंग से पढ़ते हैं तो वहाँ हम यही पढ़ते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि भाई बहुमत ऑल ओवर हर एक व्यवस्था में बहुमत होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक निर्णय के लिए कॉन्सेंस का यूज किया। किसका यूज किया? कॉन्सेंस का यूज किया कि भाई कॉन्सेंस यूज करिए, ठीक है, कॉन्सेंस का यूज किया। किस में यूज किया? डिसाइड में, निर्णय में। अब इसे हम कैसे समझा सकते हैं आपको? जैसे मान के चलिए भारतीय संविधान सभा जब बनी थी तो संविधान सभा को भारतीय संविधान में कुछ भी प्रावधान प्रोविजंस ऐड करने होते थे। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति उनका विरोध कर रहा है तो उस व्यक्ति को इसलिए बाइकाट नहीं किया जाता था कि इसकी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो कम है, लेस हैं, तो क्या करिए लोकतंत्र के आधार पर मेजॉरिटी देखिए और उस व्यक्ति की बातों को हटा दिए। ऐसे नहीं, भारतीय संविधान सभा जो थी उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करती थी, बल्कि उस व्यक्ति को वैचारिक रूप से समझाने का प्रयास करती थी। और वो व्यक्ति जब तक वैचारिक रूप से समझ नहीं जाता था तब तक अगले मुद्दे को उठाया नहीं जाता था। तो हम बोल सकते हैं निर्णय प्रक्रिया में जो यूज किया गया था वो सर्वसम्मति के सिद्धांत का यूज किया गया था। जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव के विरोध में होता था तब तक कोई भी संख्या बल के आधार पर उसके फैसला को नहीं लेता था। ऐसा नहीं कि संख्या बल हमारा अधिक है तो बहुमत के आधार पर हम क्या करते हैं, उसकी बात को हटा दें, नहीं, तब तक वैचारिक रूप से उसको सर्वसम्मति ना कर लिया जाए तब तक उस प्रावधान को संविधान में ऐड नहीं किया जाता था। जबकि हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, लोकतंत्र की एक विशेषता होती है कि जहां मेजोरिटी, जहां बहुमत होता है वहीं लोकतंत्र की जीत होती है। परंतु संविधान सभा ने बहुमत की बजाय सर्वसम्मत प्रक्रिया पर अपने फैसलों में, अपने सर्वसम्मत प्रक्रिया का अपने फैसलों में यूज किया, अपने निर्णयों में यूज किया। तो पहला जो सिद्धांत था उनका वो ये बता रहे थे कि भारतीय संविधान में किसका है, सर्वसम्मति सिद्धांत का यूज किया गया है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया। दूसरा जो ये बता रहे थे वो ये बता रहे थे प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन, मतलब समायोजन का सिद्धांत। दूसरा जो यूज किया गया है वो समायोजन का सिद्धांत यूज किया गया है। समायोजन का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या होता है बच्चों? ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिर समायोजन का सिद्धांत क्या होता है, ये किन बिंदुओं पर टिका होता है। तो मेरा कहने का मतलब समायोजन का सिद्धांत से ये है कि मान के चलिए भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र बनाया गया है। केंद्र को क्या रखा गया है? सशक्त, मतलब सत्ता जो है केंद्रीकरण। अगर केंद्र सशक्त है तो सत्ता एक के हाथ में होगी, सत्ता का क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा। और शक्ति का केंद्रीकरण लिख सकते हो, शक्ति का क्या हो जाएगा? पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान में स्थानीय शासन व्यवस्था भी है। मेरा कहने का मतलब ये पंचायतों की भी बात करता है। जब पंचायतों की बात करता है उस समय शक्ति का क्या हो रहा है? शक्ति का विकेंद्रीयकरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन किस रूप में देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान में वही केंद्र मजबूत है, लेकिन उसके साथ साथ हमने पंचायतों के बारे में भी बात की है। या हम इसका एक एग्जाम्पल और लें तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां हमने भारतीय संविधान में भाग 3 में लोगों को मूल अधिकारों के थ्रू सरकार पर अंकुश लगाने की बात की है, वहीं दूसरी ओर भाग 4 में हम सरकार के कर्तव्यों की भी बात करते हैं कि सरकार अपने कर्तव्यों के आधार पर राज्य के लिए नीति निर्माण का काम करे, जिससे राज्य का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या हो? विकास हो।
तो ये मेरा कहने का मतलब ये है समायोजन के सिद्धांत में कि एक तरफ हम हार्ड हैं तो दूसरी तरफ हमने समायोजन करने के लिए अन्य पहलुओं को भी यूज किया है, जिससे दोनों के बीच तालमेल करते हुए हम अपने राज्य के विकास में आगे की ओर बढ़ते चलें। अगर आपने सुने हो तो एक जाने माने हिंदी के साहित्यकार थे जिनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने अपने लेख में, अपनी एक बुक में ये साफ लिखा था कि हिंदुस्तान का लोकनायक वही व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने लिखा था, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, साहित्यकार रहे हैं, कि हिंदुस्तान का जो लोकनायक है वो व्यक्ति लोकनायक हो सकता है जिसमें समन्वय का विराट का पहलू हो, जिसमें समन्वय विराट का पहलू शामिल हो। मेरा कहने का मतलब समन्वय की शक्ति शामिल हो, जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता हो, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता हो। जैसे हम बोल सकते हैं वर्तमान दृष्टिकोण में, जैसे एक प्रोग्राम नरेंद्र मोदी ने निकाला था, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग ये बोलते हैं कि इसकी जगह क्या हुआ है कि सबका साथ तो है लेकिन सबका विकास की जगह क्या है? विनाश है। यदि सबका साथ सबका विकास सफल सिद्ध होता तो निश्चित रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लोक नायक का कंसेप्ट था वो मोदी के रूप में उभर कर आता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। तब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारतीय संविधान ने क्या योगदान दिया, भारतीय संविधान ने आखिरकार क्या योगदान दिया, तो हम ऑस्टिन की भाषा में ही समझ सकते हैं कि विद्वान ऑस्टिन के अनुसार अगर हम ये देखें कि भारतीय संविधान ने क्या योगदान दिया, तो आप बोल सकते हो एक तो योगदान ये दिया कि निर्णय में सर्वसम्मति, निर्णय में सर्वसम्मति, मेरा कहने का मतलब कॉन्सेंसस। दूसरा समायोजन का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, इसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन। दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया है, लेकिन ये किसके अनुसार है? ये ऑस्टिन के अनुसार है। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछे कि हमने अपनी एकता को बनाए रखने के लिए क्या चीज यूज की थी, तो आप बोल सकते हो कि संघात्मक शासन जो प्रणाली है वो एक ऐसी प्रणाली है जो निश्चित रूप से किसी भी राज्य में एकता को बनाए रखने में क्या है? कामयाब है, जैसा कि भारतीय राज्य में भी देखने को मिलता है। तो आप एकता को किस तरीके से डिफाइन कर पाओगे? तो आप ये बताओगे कि एकता का मतलब यह कि हर एक इकाई, हर एक लोग, चाहे वो वैचारिक स्तर पे हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वो शासनिक स्तर पे हो, वो बना हुआ होना चाहिए। वो कब होगा? वो होगा संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो आप ये कहोगे कि भाई संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर कैसे हो सकता है? तो संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन, या तो शक्तियों का विभाजन हो या दो स्तर की क्या हो? दो स्तर की सरकार हो। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब मान के चलिए किसी फैमिली में कोई व्यक्ति गुस्सा है और उसे तो आप एक शक्ति दे दो कि भाई ये काम तो ये करना है, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं ये कहेगा भाई सब काम खुद करते रहते हैं, हमें कराते नहीं है, सब पद आपने ले लिए हैं, सरकार में मुखिया भी आप ही बन रहे हो। मेरा कहने का मतलब हर कुछ यदि केंद्र को ही दे दिया जाए तो ऑब्वियस बात है राज्य क्या होंगे? नाराज ही होंगे। तो भाई कुछ शक्ति केंद्र को दे दी जाए, ज्यादा शक्ति केंद्र को दे दी जाए, ये और कुछ शक्ति किसे दे दी जाए? राज्यों को दे दी जाए। इसका मतलब क्या है? आपने संघात्मक शासन प्रणाली का मॉडल अपने आप में धारण किया है। तो शक्तियों का विभाजन, शक्ति अगर बांट दी जाएंगी तो हो सकता है एकता हर समय के लिए सुनिश्चित रहे। तो ये संघात्मक शासन प्रणाली के तहत इसे पूरा किया जा सकता है।
तब तो निश्चित रूप से हम अब पता कर सकते हैं कि भारतीय संविधान सफल क्यों हुआ भाई। अब तो हम बता सकते हैं कि संविधान जो है लिख सकते हैं भारतीय, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान सफल क्यों हुआ, क्या कारण था, तो आपका जवाब होना चाहिए उसका लक्ष्य जो था वो बेहद शानदार था, पारदर्शी था। लक्ष्य क्या था कि भारतीय जो संविधान है उसमें एकता अखंडता को लक्षित करते हुए बनाया गया। भारतीय संविधान में लोकतंत्र मूलों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, लोकतंत्र को। और भारतीय संविधान में जो सामाजिक क्रांति है उनको भी दूर करने के लक्ष्य को रखते हुए बनाया गया। तो आप अगर कहें एकता और अखंडता की बात, तो मैं आपको साफ बता दूं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उस दिन से आज तक भारतीय राज्य से एक भी क्षेत्र कहीं टूटकर नहीं गया। बात समझ में आ रही है? तो भले ही आप सभी को पता है कि भारत में अलगाववाद की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें बड़े पैमाने पर अलगाववाद, चाहे हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य असम को ले लो, नागालैंड को ले लो, पश्चिम बंगाल को ले लो, इनकी बात कर लो, और चाहे हम पंजाब के जीते जाते एग्जाम्पल की बात कर लें। अलगाववाद बहुत है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान को उस तरीके से बुना गया है कि इसे टूटकर, इसके भारतीय राज्य से किसी भी भाग को टूटकर बाहर जाने का अधिकार ही नहीं है, चाहे वो हमने अपनी शासनिक शक्ति के माध्यम से, चाहे वो हमने अपनी प्रशासनिक शक्ति के माध्यम से उसे संतुलन बैठाने की हर संभवतः कोशिश की है। मेरा कहने का मतलब आपसे यह है बच्चों कि चाहे हम जम्मू एंड कश्मीर में बात करें, भारत और पाकिस्तान को लेकर के आज तक नहीं टूटा जब से संविधान लागू हुआ है, चाहे पूर्वोत्तर राज्य में बात कर लें, गोरखालैंड बनाने की बात करते हैं तो गोरखा अपने को अलग, लेकिन आज तक चाहे वो रूल एंड रेगुलेशन हो या प्रशासन के थ्रू हो, उसे संतुलन बैठाने की हर जगह कोशिश की गई है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। चाहे वो पंजाब, आपने सुना होगा खालिस्तान इशू, भले ही हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, लेकिन हमने खालिस्तान को, मतलब भारत से किसी भी भारत के भाग को अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए एकता और अखंडता को भी हमने अपने भारतीय संविधान में क्या किया था, लक्षित किया था। उस वजह से भी आज भारतीय संविधान क्या है, सफल है। हम वही लोकतंत्र की बात करें आपसे, तो भारतीय लोकतंत्र अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लोकतंत्र कहा जाता है। सबको पता है भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र भी भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि जिस भी शासक ने, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ क्यों ना हो, उसने तानाशाही दिखाई है या रूल एंड रेगुलेशन की धज्जड़ी उड़ाई है, मान के चलिए उसने सत्ता का दुरुपयोग किया है ना, तानाशाही की है या सत्ता का क्या किया है, दुरुपयोग किया है, रूल एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई हैं, तो एक समय अंतराल निश्चित रूप से लोकतंत्र की शक्ति जिसको दी गई है, उन लोकतंत्र की शक्तियों के अंगों ने उस तानाशाह, उस दुरुपयोग किए जाने वाले शासक को उखाड़ के फेंक दिया है। तो भारतीय लोकतंत्र या किसी भी लोकतंत्र में कोई भी लंबे समय तक नहीं टिकता। यदि लोकतंत्र में जो ताकत देने वाले होते हैं उनके अनुकूल यदि कोई शासन करता है तो लोकतंत्र में व्यक्ति लंबे समय तक पद पर बना रहता है। यदि वो कहीं भी गड़बड़ करता है तो उसे निश्चित रूप से अपने पद को छोड़ना ही होता है, और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में कई बार देखने को भी मिला है। वहीं सामाजिक क्रांति की बात करें तो सामाजिक क्रांति पर अभी हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन सामान्यतः यह माना जा रहा है कि हमारे विभिन्न अभियानों के माध्यम से, हमारे विभिन्न कानूनों के माध्यम से भारतीय संविधान में विभिन्न स्तरों पर जो सामाजिक अस्थिरता और विविधता और विभिन्नता पाई गई है उसे कम करने का हर संभव प्रयास किया गया है। जैसे कास्टिज्म, जैसे सेकुलरिज्म, मतलब रिलीजन के आधार पर जो भी अस्थिरता फैलती है देश के अंदर,
या विभिन्न समुदायों के आधार पर फैलती है, उसे हमने किसी न किसी सॉल्यूशन या समाधान के माध्यम से धीरे धीरे हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें पूर्णतः सफल नहीं हुए, लेकिन हर संभवतः हमारा प्रयास है कि हम सामाजिक क्रांति का जो लक्ष्य हमने अपने भारतीय संविधान में रखा था उसे भी हम हर हालत में पाकर ही रहेंगे। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यदि हम निस्वार्थ भावना की उद्देश्य से काम करते हैं तो हम एक दिन सामाजिक क्रांति पर भी क्या करेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन सब पर खरे उतरे हैं तो भारतीय संविधान क्या है, एक सफल संविधान है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ एक विद्वानों ने भारतीय संविधान को या कुछ एक लेखकों ने भारतीय संविधान को आक्षेपों से भी परे नहीं किया। कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने उस पर आक्षेप भी लगाए हैं। साफ साफ बोला है कि भारतीय जो संविधान है उसके आक्षेप, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या क्या आरोप लगाए हैं, पहला तो आरोप यही है, हर कोई बोल देता है कि भारतीय संविधान जो है उसमें क्या है, विदेशी तत्व लिए गए हैं, विदेशी तत्व शामिल है। और लोग ये भी बोलते हैं कि यह भानुमति का कुनबा है। क्या है, भानुमति का कुनबा है, यहां का ईंट वहां का रोड़ा, यहां का ईंट वहां का रोड़ा, और कहां पर जोड़ा और कहां पर तोड़ा। तो ये एक प्रकार से क्या है, आरोप ही है, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे बताया है कि इतने बढ़िया तरीके से बुना गया है कि इनकी सभी चीजें ये दर्शाती हैं कि कौन सी चीज किस रूप में सफल हो जाए ये हमें दिखाई नहीं देता। उतना शानदार तरीके से भारतीय संविधान को बुना गया है। अगर वहीं में एक अमेरिकी विद्वान के अनुसार की बात करूं तो उन्होंने बोला था भारतीय संविधान पूर्ण संघात्मक तो नहीं है। एक अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने बोला था कि जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण संघात्मक नहीं है। जब पूर्ण संघात्मक नहीं है, उन्होंने बोला, तब ये क्या है, ये एक अर्ध संघात्मक है। क्या है, अर्ध संघात्मक है। इसी में अगर मैं बात करूं केसी बियर, तो इनका नाम है अर्ध संघात्मक बनाने वालों का, केसी बियर। ये सब याद रखना है आपको, एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अर्ध संघात्मक है, क्या है, अर्ध मतलब क्वासी फेडरल है। इसमें क्वासी फेडरल का मतलब या अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसके बारे में अगर बात करें कि बहुत सारी चीजें इसमें। संघात्मक का मतलब क्या था, संघात्मक का मतलब मैंने बताया था बच्चों कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन और दो स्तर की सरकार। लेकिन भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक केसी बियर ने जब बताया था तो उन्होंने ये बोला था कि शक्तियों के विभाजन के साथ साथ भारत में एकात्मकता भी देखने को मिलती है। एकात्मकता देखने को मतलब, जैसे अगर हम अपनी न्यायपालिका की बात करें कि जो हमारी जुडिशियरी है वो एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बैठा है वो नीचे तक कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है, पूर्णतः भारत संघात्मक नहीं है। भारत जो है उसमें एकात्मकता भी दिखाई देती है, एकात्मक स्थिति भी दिखाई देती है, इसीलिए भारत जो है वो अर्ध संघात्मक है। ये किसने कहा, केसी बियर ने कहा। लेकिन गॉडविन ऑस्टिन ने केसी बियर के विचारों को, गॉडविन ऑस्टिन आए ही विचारों को खंडन करने थे, इसको भी खंडन किया और उन्होंने बोला ऐसा नहीं है भाई, भारतीय जो संविधान है किसके अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन के अनुसार इन्होंने ये बोला था जो भारतीय संविधान है वो सहकारी संघवाद है। क्या है, सहकारी संघवाद है। इन्होंने साफ बोला था
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत एक ऐसा पहला देश है जिसमें सहकारी संघवाद के तत्व पाए जाते हैं। ऑस्टिन जो पहले विचारक थे जिन्होंने, एक ऑस्ट्रेलिया के विद्वान थे जिनका नाम था A.H. बिर्च, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। इनके सिद्धांत के आधार पर यह साफ किया था कि भारत का जो संघवाद है वो क्या है, सहकारी संघवाद है। ध्यान रखना इस चीज को। ये बात किसने की थी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने की थी। तो ग्रेनविल ऑस्टिन की अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखें तो इनकी आप 4 बात याद रखोगे। कितनी बात याद रखोगे, इनकी आप 4 बातें याद रखोगे। पहली बात याद रखोगे, कितनी बात याद रखोगे, इनकी 4 बातें याद रखोगे आप। ग्रेनविले ऑस्टिन। पहली बात जो आप याद रखोगे वो ये रखोगे, इन्होंने बताया था सीवन रहित जाल है। भारतीय संविधान क्या है, एक सीवन रहित जाल है कि भारतीय संविधान में वो इस तरीके से बुना गया है कि वो रियल में दिखाई नहीं देता है, दूसरी बात इन्होंने ये कही थी, भारतीय संघवाद जो है वो क्या है, सहकारी संघवाद, मतलब सब एक दूसरे के कोऑपरेशन से क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरी बात इन्होंने कहा था कि ये एक सफल संविधान है, ये एक सफल संविधान है। नेक्स्ट जो बात करी थी वो ये थी, इन्होंने बोला था इसके 2 मौलिक योगदान हैं। इसके क्या है, 2 मौलिक योगदान है, जो मैंने आपको स्पष्ट भी कर दिया है कि पहला जो मौलिक योगदान है वो ये है कि सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय की प्रक्रिया, कि निर्णय की जो प्रक्रिया है उस निर्णय प्रक्रिया में किसका ध्यान रखा गया है, सर्वसम्मति का ध्यान रखा गया है। दूसरी अगर हम बात करें, समायोजन का सिद्धांत। तो ये 4 बातें आपकी ग्रेनविल ऑस्टिन के परिप्रेक्ष्य में याद रखनी है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यदि मैं आपको दूं तो आपको यह ध्यान रखना है, ग्रेनविल जो ऑस्टिन थे उनका जन्म 1927 में कहाँ हुआ था, वॉशिंगटन में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, USA में पड़ता है। और इनकी मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु 6 जुलाई 2014, 6 जुलाई 87 साल की एज में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इनको भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था, जिसे हम पद्म श्री कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इतिहासकार थे। कौन थे, इतिहासकार थे प्लस लेखक थे। क्या थे, इतिहासकार थे प्लस लेखक थे। दूसरी बात, अगर हम इनकी कुछ बुक हैं तो मैं 2 बुक को ज़्यादा लिखवाता हूँ, इनकी 2 बुक जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक बुक मैंने बताई थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, द इंडियन, बहुत फेमस किताब है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। एक बुक तो ये थी इनकी। दूसरी जो बुक थी वो थी वर्किंग ए डेमोक्रेटिक, ये बुक आपको याद रखनी है, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। ये 2 किताबें हैं इनकी जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि ये किसकी किताबें हैं, तब आपको पता होनी चाहिए कि ये किताबें ग्रेनविल ऑस्टिन की हैं। तो अब हम बच्चों बात करते हैं आपसे इनसे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन। मैंने बताई थी हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा बच्चों कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में
आए हुए हैं। तो हम पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया। और वो क्वेश्चन है बच्चों, एक पूछा है उसने, देखो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूं, क्वेश्चन कराना हमारा टारगेट होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन करा रहे हैं जो यूजीसी नेट 2017 में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल, अखंड जाल, अंत गुरफित, अंत गुरफित तीन विशिष्ट तत्वों के रूप में, अंत गुरफित तीन विशिष्ट तत्वों के रूप में, क्या है? राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी प्राप्त करती है। तो इसमें ऑप्शन था दोस्तों, पहला था WH मैरिस जोन्स, दूसरा जो ऑप्शन था इसका वो था रजनी कोठारी, तीसरा जो ऑप्शन था बच्चियों वो था ग्रेनविले ऑस्टिन, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो सुनील खिलनानी। तो हमने आपको बताया था कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही कहा था कि भारतीय संविधान का जो लक्ष्य था वो क्या था? राष्ट्रीय एकता और अखंडता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति। और मैंने आपको ये डिस्क्राइब भी करवाया था, एकता का मतलब क्या था, लोकतंत्र का मतलब था क्या था, बताया था कि भारतीय संविधान लागू होने से आज तक भी टूटा नहीं है, टूटकर इसका भाग कहीं नहीं गया। दूसरा लोकतंत्र, अगर कोई तानाशाही दिखाता है या सत्ता का गलत प्रयोग करता है तो उसे हटाकर फेंक दिया जाता है। सामाजिक क्रांति मतलब हम समाज में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी सफल नहीं हुए लेकिन आने वाले समय में हम सफल होने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में 2017 में पूछ लिया गया। कब पूछा गया है? यूजीसी नेट 2017, मतलब नया आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं तो इन ऐसे क्वेश्चन पर फोकस ही नहीं देते, हम पता नहीं क्या एक्ट वैक्ट कुछ क्या उल्टा सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद बेहद डरावना होता है और हमारे रिजल्ट के लिए बहुत ही भयंकर साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें पूछ क्या रहा है पहले वो क्लियर कर लो। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संविधान निर्माण में भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान थे। तो हमने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान में आपको स्पष्ट करवाया था कि भारतीय संविधान का जो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि भारतीय संविधान सर्वसम्मति से और समायोजन से क्या किया गया है? बनाया गया है। बहुसंख्य का मतलब तो यहाँ बहुमत हो गया ना, तो भारतीय संविधान को बनाते समय बहुमत का तो कोई फोकस नहीं किया गया था, कोशिश की कि वैचारिक लेवल पर सर्वसम्मति की जाए, तो पहला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, सामाजिक क्रांति जो था वो उसका लक्ष्य था, योगदान नहीं था, वो क्या था? उसका लक्ष्य था, इसीलिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और असममित प्रसंगी संरचना भारतीय संविधान में कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? दूसरा इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन सीएपीएफ में 2015 में पूछा गया है। किसमें? ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बच्चों, तो ये सीएपीएफ 2015 में आया था, और अगला क्वेश्चन है सीएपीएफ 2016 में आने वाला क्वेश्चन। वो था निम्न विद्वानों में से
किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल कहा? तो आपको पता ही है सीवन रहित, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को सीवन रहित जाल कहा? ऑप्शन था पहला एम.बी. पायली, एम.बी. पायली। दूसरा जो ऑप्शन था वो डी.डी. बसु, डी.डी. बसु। तीसरा जो ऑप्शन था बच्चों वो ग्रीनविल ऑस्टिन, तो जो ग्रीनविल ऑस्टिन। और फोर्थ जो ऑप्शन था वो सुभाष कश्यप। ये 2016 में आया था, CAPF के एग्जाम 2016 में आया हुआ था। तो सबको पता सीवन रहित किसने कहा था? ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो मेरा कहने का मतलब इसकी पीडीएफ आपको, क्वेश्चन जितनी भी कराएंगे वो पीडीएफ आपको हेड राइटिंग में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सिलेक्शन इंडिया नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और इससे आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया था और हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि बैक ईयर में आने वाले क्वेश्चनों को साथ ही साथ अपने डिस्कशन में सॉल्व कराते चलें। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि पॉलिटी में आपको जब हमारी क्लास को खत्म करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बेहतरीन मटेरियल और लेक्चर आपको मिलेगा जिससे आपका विश्वास जगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आप अपनी पढ़ाई करिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।